गुलाम सर, जैसा कि रेडी रेकनर की हम बात कर रहे थे, उम्मीद की जा रही थी कि 10% की बढ़ोतरी होगी, लेकिन सरकार ने थोड़ी राहत दी और लगभग उम्मीद से आधी बढ़ोतरी की है रेडी रेकनर में। आप डोमिनिक सर से कितने सहमत हैं? क्योंकि डोमिनिक सर का कहना है कि इससे रीडेवलपमेंट में दिक्कतें आएंगी। तो यहाँ पर दो अलग मुद्दों के बारे में बातचीत चल रही है और थोड़ा सा उसके मिक्सअप होने से तस्वीर थोड़ी सी धुंधली पड़ रही है। अगर हम पहले जिक्र करें, ये जो रेडी रेकनर रेट्स में जो बढ़ोतरी हुई है उस पर, केवल उसी पर अगर फोकस करें तो ये समझना आवश्यक है कि ये जो पिछले कई साल, जैसा रोमिल जी बता रहे थे कि 4-5 साल से बढ़ाया नहीं गया है, अब जाके पहली बार बढ़ाया है, जिसके कारण मार्केट वैल्यू और रेडी रेकनर में बहुत बड़ा अंतर आया। और इस अंतर का सबसे बड़ा मसला, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो कैश ट्रांजैक्शन की पॉसिबिलिटी पर आ जाता है कि एक बायर के लिए एक ही ऑप्शन आ जाता है कि आप रेडी रेकनर पे ही ट्रांजैक्शन दिखाएं और बाकी अमाउंट आप कैश में ले लें। तो वो चीज गवर्नमेंट के रेवेन्यू लीकेज का एक बहुत बड़ा सबब बन सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि कैश ट्रांजैक्शन ही होते हैं, लेकिन वो पॉसिबिलिटी पैदा हो जाती है कि जो मकान आप 100 रुपए का रेडी रेकनर पे दिखा रहे हो, वो हो सकता है पिछले 3-4 वर्षों में 150-175 रुपए हो गया होगा। और उसके कारण तकरीबन 50 to 70% डिफरेंस रेडी रेकनर वैल्यू और मार्केट वैल्यू में आ रही है। कई मकानों में ये देखा गया है, पिछले 3-4 सालों में 50% से 75% तक दाम बढ़े हैं, और वही चीज रेडी रेकनर में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही। सुप्रीम कोर्ट का भी एक डिसीजन है, दे आर आस्किंग, सारे रियासतों से, सारे स्टेट से सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आपको रेडी रेकनर या ये जो सर्कल रेट्स है उन पर एक प्रोफेशनल और साइंटिफिक तरीके से विचार करना और उस पर एक प्रोसेस बनाना आवश्यक हो गया है। अंडर सुप्रीम कोर्ट गाइडेंस अब ये प्रोसेस शुरू होना है, इसे प्रोफेशनलाइज करना है। और जहां तक सवाल है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, मैं इस ये कहते हुए बहुत ही खुश हूं कि महाराष्ट्र स्टेट एक वाहिद ऐसी स्टेट है जहां पर हर ट्रांजैक्शन डिजिटाइज्ड है और इसका डेटा अवेलेबल है। इस डेटा को आप भी देख सकते हैं। और इस कारण से मैं ये समझता हूं कि रेडी रेकनर वैल्यू आज अगर हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स और मशीन लर्निंग, आइए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह इस्तेमाल करें, रेडी रेकनर वैल्यू आप रोजाना शाये कर सकते हैं। आपको 2-3 साल तक रुकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये चीज जैसे मैंने बताया, रेडी रेकनर वैल्यू मार्केट को रिफ्लेक्ट करती है, मार्केट की क्या रियलिटीज है, सच्चाइयां उनको दर्शाती है। तो रेडी रेकनर वैल्यू का मार्केट से साथ साथ चलना बहुत ज्यादा आवश्यक है। ये 3 साल का, 4 साल का जो जो अंतर आया है वो बहुत गलत रहा है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, चाहे 5% हो या 10% हो, लेकिन जो रेवेन्यू लीकेज है उस पर ध्यान रखते हुए गवर्नमेंट को साइड बाय साइड चलना। और चूंकि इस समय मार्केट बढ़ रही है तो बिल्कुल। यहाँ पर तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है, डेवलपर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब मार्केट अगर डाउन साइड में शुरू हो, जहां पर हम्म। मार्केट वैल्यूज दिख रही हो, वहां पर ये बड़ा बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। डेवलपर्स और खरीदार सब कहते हैं कि भाई रेडी रेकनर कम करें, क्योंकि हम जो दाम दे रहे हैं वो कम है और आपका रेडी रेकनर वैल्यू ज्यादा है। तो इस एग्जैक्टली। कारण से ये एक डायनेमिक सिचुएशन है, इसको टाइम टू टाइम रिवाइज करना बहुत ज्यादा आवश्यक है और गवर्नमेंट को इस चीज पर आगे ध्यान करना जरूरी बनता चला जा रहा है। खासतौर से जब सुप्रीम कोर्ट का भी इस पर अब एक बयान आ चुका है। अब दूसरी तरफ रीडेवलपमेंट का जो सवाल है, पहली चीज तो ये है कि रीडेवलपमेंट में जो जीएसटी का एंगल बता रहे हैं रोमिल जी, वो सही है, उस पर गौर करना जरूरी है। लेकिन जीएसटी अनफॉर्चुनेटली ये सेंट्रल गवर्नमेंट के डोमेन में जाता है, और हम जो रेडी रेकनर की बात कर रहे हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आ रहा है। तो ये दोनों जो क्लैशेस हैं, इसको क्लैरिटी लेना, आई एम श्योर जो डेवलपर्स लॉबीज हैं जिसमें रोमिल भी जिसको बिलोंग करते हैं, क्रेडाई और एमसीएचआई या दूसरी इस किस्म की बॉडीज, उनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्रोच करना, हम्म। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग मुर्गो को अप्रोच करना और फाइनेंस मिनिस्टर को अप्रोच करके जीएसटी पर क्लैरिटी लाना, वो एक अलग बात है। उस चीज को मैं अभी यही कहूंगा कि चूंकि हम बात रेडी रेकनर की कर रहे हैं, इन दोनों को मिला के देखना एग्जैक्टली। थोड़ा बहुत हमारी सिचुएशन को कंफ्यूज करेगा। मैं आज भी यही दरख्वास्त करूंगा कि सिर्फ रेडी रेकनर की बात की जाए, क्योंकि जीएसटी या जो भी है वो एक एग्जैक्टली। अलग मामला है और उसको आप और हम इस समय उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। गुलाम सर, प्रॉपर्टी सेक्टर में कैश कंपोनेंट की चिंता सुप्रीम कोर्ट को भी है, जिसकी वजह से हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को साइंटिफिक तरीके से सर्कल रेट पर काम करने को कहा है। जब एआई बीमारियों का इलाज कर रहा है और भी तमाम इंडस्ट्री मशीन लर्निंग, एआई का यूज कर रही हैं, तो फिर प्रॉपर्टी सेक्टर में इसके इस्तेमाल को लेकर राज्यों में इतनी उदासीनता क्यों है? ओके, तो मुझे एक चीज आज इस प्लेटफॉर्म पर आपके दर्शकों तक पहुंचाना मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि जैसा मैंने कहा थोड़ी देर पहले, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, महाराष्ट्र स्टेट में जो डेटा कलेक्शन है बिल्कुल डिजिटाइज्ड है। और सबसे खूबसूरत बात इससे ये है कि
जो गवर्नमेंट ने एक वक्त दिया है, आप जो भी एक ट्रांजेक्शन कर रहे हो उसको 2 महीने के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी है। ये तमाम स्टेट्स में ये चीज, ये सुविधा आपको नहीं दिखाई देती। कई सारे स्टेट्स ऐसे हैं, खास तौर से नॉर्थ में, जहां पर रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी उस समय होता है जब आप मकान का पोजीशन ले रहे हो। तो उस कारण एक बहुत बड़ा गैप आ जाता है। मान लें बिल्डिंग की शुरुआत अभी हुई, रेरा का सर्टिफिकेट हुआ और आपने बिल्डिंग के एक्सकेवेशन लेवल पर मकान खरीदा, तो उसे वो एक डेवलपर अग्रीमेंट कहते हैं, जिसको आप 500 रुपए के स्टैम्प पेपर पे रजिस्टर कर लेते हो। लेकिन जो एक्चुअल रजिस्ट्रेशन है वो आपके पास एक बहुत बड़ा विंडो है। आप जब पोजेशन लेने वाले हो तब जाके आप रजिस्ट्रेशन कर लो तो कोई दिक्कत नहीं है, लीगल है। महाराष्ट्र में इन्होंने ये बना रखा है कि अगर आपने चाहे अंडर कंस्ट्रक्शन मकान लिया हो या रेडी लिया हो, आपको 2 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है। अब इससे यूं होता है कि खास तौर से महाराष्ट्र में ये जो डेटा आज अवेलेबल है, हर ट्रांजेक्शन, और चूंकि दो ही महीने की विंडो है, तो उमूमन लोग, ये देखा गया है कि 1 हफ्ते से 2 हफ्ते के दरमियान मेजोरिटी ऑफ ट्रांजेक्शन रजिस्टर हो जाते हैं। और रजिस्टर होने का सबसे बड़ा जो फायदा ये है कि आज आपके पास वो डेटा अवेलेबल है। अगर गवर्नमेंट चाहे, जैसा कि मैंने कहा, रोजाना के बेसिस पर भी इसको आप रेडी रेकनर वैल्यू डिफाइन की जा सकती है, बिकॉज इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मशीन लर्निंग वगैरह इस लेवल पर पहुंच चुके हैं कि अगर आज मान ले फॉर एग्जांपल, अगर मैं एमसीजीएम की बात कर रहा हूं, ये महीने में तकरीबन 10 से 12 हजार मकान पिछले साल भर में देखा गया है, प्राइमरी सेकेंडरी सेल्स जो बिक रहे हैं, 10 से 12 हजार मकान, मतलब दिन के 400 से 500 पर डे के एवरेज के हिसाब से एमसीजीएम के 16 या 17 जो रजिस्ट्रेशन सेंटर्स है वहां पर ये डेटा कलेक्ट हो रहा है। हर शाम को इस डेटा को एनालाइज करके आप रेडी रेकनर पे उसका इम्पैक्ट आंक सकते हो, ये किया जा सकता है। और अगर वो लेवल हो जाए तो जैसा मेन जो मकसद है, पहली चीज तो ये है कि गवर्नमेंट के रेवेन्यू में लीकेजेस ना हो, कि जितना जस्टिफाइबल रेवेन्यू है उतना गवर्नमेंट तक पहुंचे। आप जो ट्रांजेक्शन कर रहे हो, स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन आपके ट्रांजेक्शन का कॉस्ट है और गवर्नमेंट का हिस्सा बनता है, क्योंकि गवर्नमेंट उसी से आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव कर रही है, आपकी सारी सुविधाएं उसी पैसों से निकल रही हैं। तो जब वो पैसा वहां जाना है तो पूरी तरह से जाए, इस चीज का ख्याल रखना जरूरी है। तो इस चीज को समय समय पर ऊपर तब्दील किया जाए और जो मार्केट की रियलिटीज हैं उसको दर्शाया जाए। तो आप जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट दे रहे हो वो मार्केट दरों के साथ उससे टेंडम में चलती रहेगी। फिर चाहे आप 5% ले या 6% ले, स्टैंप ड्यूटी रजिस्ट्रेशन को जो भी चार्ज हो, लेकिन वो मार्केट रियलिटी से मैच करते हुए चलेंगे। वरना सवाल पैदा होता है कि क्या पैरेलल इकोनॉमी दोबारा जन्म ले या दोबारा फले फूले, उससे पहले ये अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। गुलाम सर, एक अंतिम सवाल आपसे लेना चाहेंगे। बात जब रेडी रेकनर की हम कर रहे हैं तो सिंपल उदाहरण से समझाइए कि एक आम शख्स अगर घर खरीद रहा है मुंबई में तो रेडी रेकनर बढ़ने के बाद उस पर कितना बोझ बढ़ेगा। दूसरी बात, दुबई या सिंगापुर में क्या प्रैक्टिस है, क्या वहां भी रेडी रेकनर और मार्केट रेट में इतना अंतर है? और अगर वो कोई मैकेनिज्म यूज करते हैं, कोई साइंटिफिक तरीका यूज करते हैं, तो वो क्या तरीका है? ओके, दोनों सवालों का उसी प्रकार से मैं जवाब दूंगा। पहला हिस्सा जो है, जो हमारे भारतवर्ष में या मुंबई में आप कह लें कि जिस प्रकार से स्टैम्प ड्यूटी का इम्पैक्ट अब आएगा, ये जो नए रेडी रेकनर के बेसिस पर, ये मेरे हिसाब से 0.3 से 0.4% के आसपास आ रहा है, उससे ऊपर नहीं जाएगा। क्योंकि आप ये जो हम अमाउंट बता रहे हैं, ये जो नया रेडी रेकनर में जितना इंक्रीज आया है वो 4-5% है। और उस इंक्रीज पर जब आप 5 या 6%, मान ले 6% दे रहे हैं, अगर लेडीज हो तो 5% स्टैम्प ड्यूटी का कैलकुलेशन है, तो जब आप उस चीज को मल्टीप्लाई करोगे तो एक बहुत ही छोटा सा फ्रैक्शन है जो इसमें कॉस्ट में आता है। जैसा मैंने आपसे पहले बताया कि इसी दौरान जो पिछले 3 साल में प्रॉपर्टी के प्राइसेस 70-80% बढ़े हैं, उसमें ये 0.3 या 0.4% का इंक्रीज हार्डली मैटर ही नहीं करता, कि जो खरीदार 75% एक्स्ट्रा प्राइस देने को तैयार है 3 साल की बनिस्बत आज, वही रेडी रेकनर 3 साल या 4 साल के दौरान जो बढ़ी है वो मुश्किल से 4 या 5% बढ़ी है, और उसका एक्चुअल इम्पैक्ट बहुत ही नॉमिनल सा है, 0.4%, 0.5। अगर आप वो 8 या 9% जो इंक्रीज हुआ है थाने, पनवेल या इवन रूरल एरियाज में, वहां पर भी आप ज्यादा से ज्यादा 0.4 या 0.5% तक ही आपके ओवरऑल कॉस्ट पे इम्पैक्ट आएगा। तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट में इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है, कि रेडी रेकनर के कारण जो आ रहा है वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं है।
और दूसरी चीज जो आपने बताया, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पर डेटा काफी सॉर्टेड है, अवेलेबल है, जिस बेसिस पर आपके ट्रांजैक्शन कॉस्ट उसी बेसिस पर आके जाते हैं। और इसीलिए जो अंतर, उसी चीज का मैं जिक्र कर रहा था कि हम भी आज उस मकाम तक पहुंच चुके हैं, कम से कम महाराष्ट्र जैसी रियासत में, जहां पर डिजिटाइजेशन एक ऐसे मकाम पर पहुंच गया है कि इसका सीधा साधा असर हम देख सकते हैं। और यहाँ पर मुमकिन है कि हम वो जो एडवांस कंट्रीज हैं उस उनके हिसाब से हम यहाँ पर भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट को एब्सोल्यूट मार्केट रियलिटीज के हिसाब से आंक सकते हैं, और हम उस मकाम पर आज पहुंच चुके हैं। जैसा मैंने बिल्कुल बताया, जनाब, ये 4 to 5% ये 20 से 30, मेरा ख्याल है 30 से 40 हजार रुपए के ऊपर इसका कॉस्ट नहीं जाएगा। अगर आप एक ओके, करोड़ के मकान की बात कर रहे हो तो मैक्सिमम। 30 से 40 हजार के ऊपर का ये कॉस्ट नहीं जाएगा।